नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं आपका मेंटर हिस्ट्री का टारगेट गुरुकुल से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मिडाइवल हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, जहां से मिडाइवल हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। तो मिडाइवल हिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इन्वेशन ऑफ टर्क्स, टर्क्स का भारत पे आक्रमण। ठीक है, हमारे पास कुछ मैप्स है, मैप्स के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेवन हंड्रेड एडी में पहला अरेबिक इन्वेशन हुआ था। और 700 एडी में पहला अरेबिक इन्वेशन, जैसा कि आप जानते हैं, एक अरेबिक इन्वेडर था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 एडी में इसने पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय के जो कंटेम्परेरी शासक थे उनका नाम था राजा दहिर। राजा दहिर जो कि छाछ और सिंध के शासक थे, उन पे पहली बार आक्रमण किया था अरबों ने। ठीक है, उसके पहले बहुत सारे अटैक करने की कोशिश किए गए, लेकिन हर्षवर्धन के डिक्लाइन के बाद अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में एक डायनेस्टी थी, इसका नाम था गुर्जर पतिहास। तो गुर्जर पतिहास ने हर बार रिपल्स करने का काम किया अरेबिक इन्वेडर्स को। ठीक है, और ये जो अरेबिक इन्वेडर्स थे, ये कोई नए भी हमारे लिए नहीं थे। ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए नए थे, ये हमारे लिए पुराने थे, क्योंकि अरेबिक इन्वेडर्स से हमारा पुराना रिलेशन था। ट्रेड के थ्रू या ज़मीनी मार्ग के थ्रू बात करें या जल मार्ग के थ्रू बात करें तो बहुत पुराना रिलेशन था अरेबिक लोगों से। लेकिन ये जो नए लोग आ रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं तुर्क आक्रमण या फिर टर्किश इन्वेजन, ये नए लोग हैं पूरी तरीके से। ये भारतीयों को नहीं जानते या भारतीय इनको किसी भी तरीके से नहीं जानते, कोई रिलेशन नहीं है किसी भी टाइप से इनसे। ठीक है, ओके, पहले हम देखते हैं टर्किश लोग के बारे में। ठीक है, तो टर्किश, ये जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी आती है, टर्किश, टर्किश का मतलब होता है एक ऐसे लोग जो कि मार्शल ट्राइब्स के फॉर्म में सैचुरेटेड हो। जैसा कि आपको पता है, ये एक वॉरियर क्लास के रूप में पहली बार आई। ठीक है, अगर हम बात करें कि हिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले ये बेसिकली तुर्कमेनिस्तान में रहा करते थे। तुर्कमेनिस्तान से ये ईरान गए। ठीक है, और ईरान से ये अफगानिस्तान माइग्रेट हो गए। ठीक है, तो तुर्किस्तान से इनको ऐसा स्लेव बना करके लाया गया और ये ईरान गए। ठीक है, ईरान में ये ईरानाइज हो गए। ईरानाइज मतलब एक टर्मिनोलॉजी है जिसको ईरानाइज कहा जाता है, मतलब वहां पे ईरानियन हो गए। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं जब टर्किश भारत में आ रहे हैं तो टर्किश में बहुत सारी चीजें हैं जो ईरानियन कस्टम्स को फॉलो करते हैं। जैसे बलबन बहुत ज्यादा ईरानियन कस्टम्स को फॉलो करता था, इल्तुतमिश ने भी कई सारे ईरानियन कस्टम्स को थोड़ा बहुत फॉलो किया, लेकिन बलबन ने ज्यादा किया। तो वो ईरान का प्रभाव वही पुराना प्रभाव है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ये कहाँ गए? ये अफगानिस्तान में गए। अफगानिस्तान में समानिद एम्पायर का उस समय शासन था। ये जो समानिद एम्पायर था, बेसिकली वो तुर्कमेनिस्तान, ईरान और खुरासान के कुछ पार्ट्स में फैला हुआ था। ठीक है, तो एक पर्सन का हमें यहाँ पे नाम मिलेगा जो कि इसके फाउंडर हैं, जिनका नाम है अलाप्तगिन या अलाप्तगिन। तो अलाप्तगिन जो थे वो एक समानिद गवर्नर थे। अलाप्तगिन कौन थे? गवर्नर थे समानिद। और उस समय का जो शासक था उसका नाम था अब्दुल मलिक। तो अब्दुल मलिक
को गद्दी से हटाने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं जिसको हम गजनविद डायनेस्टी कहते हैं और उसके फाउंडर का नाम है अलाप्तगिन। इसको कई किताबों में यामनी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे कि टर्क्स कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, और भी हम टर्क्स के बारे में डिटेल समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बैकग्राउंड काफ़ी है जानने के लिए कि टर्क्स कौन है। ठीक है, अब अब्दुल मलिक को शासन के पद से हटा दिया गया और एक नए वंश की स्थापना हुई गजनविद डायनेस्टी की, और उसका पहला शासक जिसका नाम था अलाप्तगिन। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द गजनविद एम्पायर वर फाउंडेड बाय अलाप्तगिन 962 एडी। 962 एडी में गजनविद डायनेस्टी को फाउंड आउट किसने किया? अलाप्तगिन ने किया। अलाप्तगिन के बाद उसका गुलाम आया, उसका सन इन लॉ आया, उसका गुलाम भी था और उसका दामाद भी था जिसका नाम था सुबुडगिन। और सुबुडगिन का बेटा था जिसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, अलाप्तगिन slave Subuddin founded the Yamini dynasty in 977 AD and ascended the throne of Ghazni। जैसा कि मैंने बताया अलाप्तगिन का ये दामाद भी था, स्लेव भी था और इनका दामाद भी था, गुलाम भी था और इनका दामाद भी था, सन इन लॉ भी था जो नेक्स्ट शासक बना। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज जान लीजिए थोड़ा सा, अलाप्तगिन जो है ना उसको हम फाउंडर मानेंगे गजनविद डायनेस्टी का, लेकिन जो सुबुडगिन है इसको हम रियल फाउंडर मानेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हु वाज अ फाउंडर, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, हु वाज द फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी या यामनी डायनेस्टी, तो अलाप्तगिन होगा। और अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी या सुबुडगिन डायनेस्टी या यामनी डायनेस्टी, तो दैट इज नेम इज सुबुडगिन। ठीक है, और सुबुडगिन का जो बेटा है उसका नाम है महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सुबुडगिन वॉज द फर्स्ट टर्किश रूलर हु अटैक इंडिया एंड डिफीटेड द हिंदू शाही रूलर जयपाल। जयपाल हैज बीन डिस्क्राइब्ड द एनिमी ऑफ गॉड बाय महमूद ऑफ हिस्टोरियन। तो उस समय के यहाँ की जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी नॉर्थ इंडिया में, उस समय जो मेजर जो स्टेट जो थे राजा जयपाल रूल करते थे, और राजा जयपाल एक ब्राह्मण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और राजा जयपाल को सबसे पहली बार किसने अटैक किया है? सुबुडगिन ने अटैक किया। ठीक है, बाद में इसका बेटा महमूद ऑफ गजनी भी अटैक करता है राजा जयपाल को, उनको हराता भी है बैटल ऑफ पेशावर में। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये चीज। आगे देखते हैं। अलाप्तगिन हमने देखा, अलाप्तगिन का बेटा अलाउद्दीन का दामाद सुबुडगिन, फिर सुबुडगिन के बाद एक और शासक जो आता है इसका नाम है महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, तो सुबुडगिन जो था was the first Turkish ruler who attacked India and defeated the Hindu Shahi ruler Jaipal। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके थे पहले। द हिंदू शाही डायनेस्टी रूल्ड इन काबुल एंड पंजाब, देयर कैपिटल वाज उदयभानपुर, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज वहिंद। टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदू शाही डायनेस्टी जो कि काबुल और पंजाब में रूल करने का काम करती थी, ठीक है, वो उसकी जो कैपिटल थी, उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? उदयभानपुर या वहिंद थी। ठीक है, अगर आपको मैप्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूं
तो ये काबुल का क्षेत्र हो गया आपका पास, ठीक है, हमारे पास ये काबुल का क्षेत्र हो गया। और यहाँ पे नीचे ये वाला जो हमें क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है गुजरात के, ये वाला, ये हो गया पंजाब का क्षेत्र। गुजरात के जस्ट ऊपर ये पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, राजपूताना का क्षेत्र है, ये पंजाब का क्षेत्र हो गया, ये पूरा रहा है, ठीक है। तो काबुल और पंजाब पे उस समय हिंदू शाही शासक राजा जयपाल का शासनकाल था। और राजा जयपाल को दो लोगों ने हराया, किसने किसने, सुबुर्गिन ने भी हराया और बाद में महमूद ऑफ गजनी ने भी हराया। मैप्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये पंजाब का रीजन है और ये काबुल का रीजन है, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, द हिंदू शाही डायनेस्टी रूल्ड इन काबुल एंड पंजाब, देयर कैपिटल वाज उदयबानपुर एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड वहिंद, ठीक है। टीजीटी के लिए आप लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू according to al-Biruni, the ruler of the Hindu Shahi dynasty were the vassals of the Kushan king Kanishk. Mahmud Ghazni, son of the Subudgin, ascended the throne in 1998 after killing his younger brother Ismail and ruled till 130 AD. Mahmud of Ghazni received the title of the Aminul Millat and Yaminul Dawla from the Caliph of the Baghdad al-Qadir Billah, ठीक है। आगे वाली लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, आगे की लाइन में समझते हैं महमूद ऑफ गजनी के बारे में। तो महमूद वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री टू अस्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। क्या लिखा है, महमूद ऑफ गजनी पहला आदमी था जिसने सुल्तान का टाइटल लिया। सुल्तान का टाइटल इसने लिया 998 एडी में। अच्छा, तो क्या कोई सुल्तान से भी ऊपर था, या सुल्तान की पदवी को लेने के लिए किसको देना पड़ता था? तो सुल्तान का जो टाइटल है उसको कैलिफ दिया करते थे, कैलिफ या खलीफा, ठीक है। अब ये खलीफा कौन है या कैलिफ कौन है? तो कैलिफ या खलीफा जो है वो रिलीजियस या पॉलिटिकल हेड ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स इन वर्ल्ड। तो 998 में यार सुल्तान का टाइटल लेने वाला पहला आदमी था जिसका नाम था महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। उसने पहली बार टाइटल लिया। ये टाइटल किससे लिया जाता था? कैलिफ या फिर खलीफा से लिया था। खलीफा कौन होता था? रिलीजियस या पॉलिटिकल हेड होता था पूरी सुन्नी मुस्लिम्स का, पूरी दुनिया में उसको हम खलीफा कहते थे, ठीक है। देयर आर बेसिकली 4 खलीफा। सबसे पहले रहे थे राशिदुन कैलिफेट, ठीक है। उसके बाद अब्बासिड्स रहे, ठीक है। उसके बाद उमायस रहे और लास्ट में रहे ओटोमन एम्पायर। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद साहब 570 से लेकर 632 एडी तक थे। प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद साहब को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है इन इस्लाम, ठीक है। उनके बाद जो उनके सक्सेसर हुए पहली बार वो हुए राशिद उन कैलिफेट। अब ये कौन थे? ये उनके सक्सेसर थे, ठीक है। मतलब
धार्मिक और पॉलिटिकल जो प्रधान है सुन्नी मुस्लिम का पूरे दुनिया में, वो सबसे सर्वोच्च जो इंसान है वो कौन है? कैलिफ है या फिर खलीफा है। तो पहले राशिदून कैलिफेट रहे, ये 661 एडी तक थे, ठीक है। इसमें पहले फोर लोग रहे, जैसे अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान अफाम, अली अबी तालिब, 4 लोग रहे। फिर अब्बासिड कैलिफा है, फिर उमायद कैलिफा है, फिर लास्ट में ऑटोमन एम्पायर आया, और फिर 1922 में जाकर के ब्रिटिश शासनकाल में पूरी तरीके से इन सारी चीजों को हटा दिया गया, ठीक है। कैलिफ्स वाला सिस्टम 1922 में हटा दिया गया। यहाँ पे खलीफा मूवमेंट भी चला था 1919 में, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। According to तारीख-ए-गुजाई, महमूद assumed the title of Sultan after defeating King खलफ बिन अहमद ऑफ सिस्तान, ठीक है। हमारे काम की जानकारी नहीं है, काफी डिटेल में है, आगे बढ़ेंगे हम। इसको थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ता है। हाँ, टॉपिक है रीजन फॉर गजनविद इन्वेशन ऑफ इंडिया। अब भारत में गजनी के आक्रमण के पीछे क्या कारण थे? 2 कारण लिखे हुए हैं बेसिकली। पहला कारण लिखा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ महमूद इन्वेशन ऑफ इंडिया वाज लूट वेल्थ एंड नॉट टू स्प्रेड इस्लाम। मतलब भारत से वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में लेना, ये कारण था, मनी फैक्टर था। The main objective of Mahmud invasion of India was to loot wealth and not to spread Islam। ये कौन कहा है? इरफान हबीब ने स्टेटमेंट कहा है, ठीक है। तो मनी फैक्टर एक कारण था महमूद ऑफ गजनी के इन्वेशन पीछे। अब कारण क्या था इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे भी हम देख लेते हैं। किसी और अगर इतिहासकार का स्टेटमेंट हो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक और इतिहासकार हैं जो कि उनके दरबारी थे, कोर्ट हिस्टोरियन थे महमूद ऑफ गजनी के, जिनका नाम है उतबी। बहुत फेमस इतिहासकार हैं उतबी, ठीक है। द पर्पस ऑफ महमूद इन्वेशन was jihad or propagation of Islam। Utbi was the only historian who was described Mahmud invasions of India, but Utbi did not accompany Mahmud Ghaznavi to India in his campaign। मतलब वो उनके साथ नहीं आया था, उतबी उनके साथ नहीं आया था, लेकिन महमूद ऑफ गजनी का कोर्ट हिस्टोरियन था। तो ये कह रहा है कि प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम एक कारण था, इस्लाम को बढ़ाना, स्प्रेड करना, अपने रिलीजन को बढ़ाना, ये कारण था। ये कौन कह रहा है? उतबी कह रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा वो इरफान हबीब कह रहे हैं कि पैसा लूटना, धन लूटना उसका कारण था। ये कह रहा है कि नहीं, इस्लाम को स्प्रेड करना कारण था, ठीक है। कोई और इतिहासकार हो तो उसका भी देख सकते हैं। नहीं, कोई और इतिहासकार नहीं है। अब एक फैक्टर याद रखो यार, एक चीज याद रखो, मैं इतिहास को बोरिंग नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। एक चीज करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, 3G। अब आप कहेंगे कि सर यार 4 तो 5G आता है, लेकिन मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो 3G का है। 3G क्या होता है? 3G का मतलब होता है गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। तो किसी भी मुस्लिम इन्वेशन के, या किस महमूद ऑफ गजनी के इन्वेशन, या शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का इन्वेशन, या बाबर का इन्वेशन, या किसी का भी हिस्ट्री में इन्वेशन, जो बाहर से जो इन्वेशन हुए वो 3 फैक्टर्स की वजह से हुए, 3 कारण की वजह से हुए। उसके पीछे 3 कारण थे। क्या क्या कारण थे भाई? पहला जो कारण था वो था गॉड, दूसरा ग्लोरी, तीसरा गोल्ड। गॉड का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ रिलीजन, अपने धर्म को बढ़ाना, स्प्रेड ऑफ रिलीजन मतलब अपने धन को बढ़ाना। ग्लोरी का मतलब होता है अपनी पावर या अथॉरिटी को शो करना, टू शो पावर एंड अथॉरिटी, टू शो पावर एंड अथॉरिटी टू अदर्स, टू शो पावर एंड अथॉरिटी
और गोल्ड का क्या मतलब होता है, मतलब मॉनेटरी मेजर्स, धन के लिए, ठीक है, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, और भी जो प्रीशियस एलिमेंट्स थे उनके लिए अटैक किया। तो किसी भी अटैक के पीछे ये तीन मेजर फैक्टर्स होते हैं, गॉड, ग्लोरी, गोल्ड। गॉड मतलब स्प्रेड ऑफ रिलीजन, ग्लोरी मतलब टू शो द पावर एंड अथॉरिटी टू अदर पर्संस, एंड गोल्ड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा वहां पे गोल्ड और सिल्वर को कलेक्ट करना। तो दो इतिहासकारों के मत हमने देखा, एक इरफान हबीब का देखा और एक उतबी का देखा। इरफान हबीब कहते हैं कि उसने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए किया था, मतलब कि मॉनेटरी मेजर्स के लिए उसने किया था, और उसका दरबारी इतिहासकार कहता है कि नहीं, उसने स्प्रेड ऑफ रिलीजन के लिए किया था। उतबी कहता है कि उसने स्प्रेड ऑफ रिलीजन के लिए किया था। तो ये तीनों फैक्टर्स काम आप लिख सकते हैं, इन तीनों फैक्टर्स के लिए उसने इन्वेड भारत पे किया था। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा डिटेल्ड में, मैंने डिटेल में समझा दिया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। गजनी क्रॉस द खैबर पास एंड इन्वेडेड इंडिया। गजनी ने खैबर पास को पास किया और भारत पे आक्रमण किया। अब भाई ये खैबर पास कहाँ पे है? तो मैप के माध्यम से हम देखते हैं। तो यहाँ पे तीन मेजरली पासेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो तीन मेजर पासेस में से जो एक ये पास है, ये बोलन पास है, ये गोमल पास है, और ये है खैबर पास। खैबर पास जस्ट पेशावर के आगे है, आपको दिख रहा है मैप्स के माध्यम से, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा भी देता हूं। ठीक है, खैबर पास, ये है खैबर पास आपका, ठीक है। तो अगर हम भारत से चलेंगे, भारत के नॉर्थ इंडियन पार्ट से अगर हम चलेंगे, तो सबसे पहला स्टेट क्या पड़ेगा? लाहौर पड़ेगा, ठीक है। लाहौर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा? पेशावर पड़ेगा, ठीक है। पेशावर से आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा? काबुल पड़ेगा। और काबुल से जस्ट नीचे यहाँ पे एक प्रोविंस है जिसको हम गजना कहते हैं, ठीक है। ये गजना किस में आता है? जबुलिस्तान में आता है, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है, इसके ऊपर का जो रीजन है उसको काबुलिस्तान कहा जाता है, ठीक है। तो ये लाहौर हो गया आपका, लाहौर से हम पेशावर गए, पेशावर से काबुल गए, और काबुल से हम यहाँ पे गजना गए। काबुल के जस्ट नीचे है गजना। आपको मैप्स के माध्यम से ज्योग्राफिकल लोकेशन जब तक पता नहीं होंगी तब तक आप हिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है अब आप खैबर पास को समझ गए होंगे। तीन मेजरली पास होते हैं, बोलन पास है, ये गोमल पास है, और ये है खैबर पास। तो जो बड़ी सेनाएं होती हैं ना, वो इन दर्रों के थ्रू जाती हैं। यहाँ पे जैसे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ईस्ट साइड में हिमालय है, नेचुरल बॉर्डर की तरह हिमालय है, लेकिन यहाँ पे सुलेमान की पहाड़ियां हैं, और हिंदू कुश की पहाड़ियों के पास यहाँ पे छोटे छोटे दर्रे बने हैं, जिससे 10-20 हजार की सेना पास कर सकती है एक साथ। तो वो ये जो दर्रे हैं वो बोलन पास है, गोमल है और खैबर है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे अपने वापस आते हैं। मैप्स के माध्यम से बस हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों को। हाँ, गजनविन ने खैबर पास को क्रॉस किया। खैबर पास का मैंने मैप भी आपको दिखा दिया। एट द टाइम ऑफ महमूद इन्वेशन कश्मीर वाज रूल्ड बाय क्वीन दीदा, ठीक है। कन्नौज वर रूल्ड बाय द प्रतिहार रूलर राज्यपाल पाल। द पाल रूलर इन बंगाल was Mahipal and the Chande ruler was Vidyadhar. Mahmud attacked in 119 AD but could not defeat him. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि महमूद ऑफ गजनी ने भारत पे आक्रमण किया और कौन सा ऐसा स्टेट था जो वो नहीं जीत पाया, तो वो कौन सा स्टेट था? वो खजुराहो महोबा के जो शासक जो थे, जिनका नाम था, क्या नाम था? विद्याधर। जो विद्याधर थे वो चंडे रूलर थे।
तो चंडेल रूलर जिनका नाम था विद्याधर, किंग विद्याधर, ये इकलौते ऐसे इंसान थे, इकलौते तो नहीं कह सकते, एक दो नाम और मिलता है, लेकिन अगर आपसे कभी फैक्ट में क्वेश्चन पूछे, पीसीएस में, टीजीटी में, पीजीटी में, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन वो पर्सन था जिसने महमूद ऑफ गजनी के अटैक को रिपल्स करने का काम किया, तो वो कौन था? विद्याधर थे। 1019-1020 एडी में, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी बेसिकली, किंग विद्याधर की जो कैपिटल थी वो खजुराहो थी, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और महोबा भी इनकी कैपिटल हुआ करती थी कभी, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप। द चोल रूलर वेयर राज्यपाल 1 एंड राजेंद्र 1। तो उस समय पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या क्या थी, कौन कौन से भारत में रूलर थे जब महमूद ऑफ गजनी ने भारत में आक्रमण किया, यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हैं। जैसे क्वीन दीदा का नाम देख सकते हैं जो कश्मीर की शासिका थी। कन्नौज के जो फेमस शासक थे पतिहार रूलर जिनका नाम था राज्यपाल, ठीक है। उसी तरीके से पाल, एक पाल शासक थे जो कि बंगाल में बैठे थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रीजन को कैप्चर करके, जिनका नाम क्या था? महीपाल था, ठीक है। फिर चंडेल रूलर तो मैंने आपको बता ही दिया वहां पे। फिर चोल रूलर थे जिनका नाम था राजा 1 या राजेंद्र 1। आगे बढ़ते हैं। महमूद फर्स्ट अटैक इंडिया इन 1000 एडी, द हिंदू शाही रूलर जयपाल। मैंने ये पहले बता चुका है, हिंदू शाही रूलर जयपाल पे 1000 एडी पे अटैक किया था। तो महमूद ऑफ गजनी ने 1000 से लेके 1027 एडी तक भारत पे क्या किया? कॉन्टिन्यूस अटैक किए। 17 उसने इन्वेशंस किए, 17 टाइम्स। अब मोस्टली इन इन्वेशन के पीछे जो कारण था वही मैंने पीछे आपको बताया। कारण क्या था? वही गॉड, ग्लोरी और गोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जयपाल कमिटेड सुसाइड इन 1001 एडी आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय महमूद ऑफ गजनी। बहुत बढ़िया, इसने खुद सुसाइड कर लिया था, इसने आत्मदाह कर लिया था, खुद को आत्मदाह कर लिया था। मतलब एक चिता पे बैठ गया था, खुद को जला दिया था, या पानी में जा करके सुसाइड प्रिवेंट कर लिया। बेसिकली हुआ क्या था, महमूद ऑफ गजनी ने जब इसको 1000 एडी में हराया तो महमूद ऑफ गजनी ने इसको हरा करके कैप्चर कर लिया था। फिर इसकी फैमिली मेंबर्स ने, इसके कोर्ट के लोगों ने महमूद ऑफ गजनी से बात की, तो कुछ पैसे दिए गए महमूद ऑफ गजनी को, जिस पैसे दे करके राजा जयपाल को छुड़ा लिया गया, ठीक है। जब राजा जयपाल को छुड़ा लिया गया तो राजा जयपाल को खुद के आत्मसम्मान पर ये बहुत बड़ी हानि लगी। उसने कहा यार कि ये बहुत बड़ी हानि है, कोई मुझे कैसे हरा सकता है। तो इस गम में बेसिकली उसने सुसाइड को क्या कर लिया? अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार आत्मदाह किस शासक ने किया था हिंदू शाही डायनेस्टी के, तो उसका नाम था जयपाल। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। कौन सी? ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आनंदपाल, तिलोचन पाल एंड भीमपाल बिकेम द सक्सेसर्स ऑफ जयपाल इन द हिंदू शाही डायनेस्टी। आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे। एक इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि 17 टाइम्स अटैक किया। तो वैसे कई इतिहासकार अलग अलग चीजें कहते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रिवलेंट जो है वो है 17 टाइम्स। और 17 टाइम्स कहने वाला आदमी कौन था? सर हेनरी इलियट थे। सर हेनरी इलियट कहते हैं कि इसने कितनी बार आक्रमण किया भारत के ऊपर? 17 टाइम्स इसने भारत के ऊपर आक्रमण करने का काम किया। अभी हम एक लिस्ट दिखाएंगे 17 बार कहां कहां पे आक्रमण किया, उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, जो एग्जाम में हो सकता है। अगर आपको फैक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछे क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा, हमारे पास है। According to Sir Henry Elliot, Mahmud of Ghazni attacked 17 times from 1000 to 1027 AD, ठीक है। एक यहाँ पॉइंट लिखा है, एट द टाइम ऑफ महमूद इन्वेशन Sindh and Multan were under Muslim rule. Multan was ruled by a follower of Karamati Shia sect named Abdul Fateh Daud.
मुल्तान पर किसका शासन था? शिया मुस्लिम्स का शासन। जैसा कि आपको पता है सुन्नी और शिया मुस्लिम्स में एकदम नहीं बनती है आपस में। तो मुल्तान पे जिसका शासन था वो एक करामाती ट्राइब था जिसका नाम था अब्दुल फतेह दाऊद। ध्यान रखिएगा, आगे चलकर 1206 में जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के पीछे भी यही लोग हैं, करामाती ट्राइब्स का ही हाथ था उसके। ठीक है, करामाती ट्राइब्स ने ही आक्रमण किया था और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी उनसे लड़ते हुए मारा गया। आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब अटैक्स के बारे में है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण मथुरा इज कॉल्ड द बैथलम ऑफ हिंदूज। जैसे लॉर्ड कृष्ण का बर्थ प्लेस मथुरा माना गया है, उसको बैथलम ऑफ हिंदूज कहा जाता है। बैथलम कौन सी जगह है? बैथलम वो जगह है जहां जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, आगे बढ़े। बैथलम ऑफ हिंदूज कहा गया, क्यों बैथलम कहा गया? बैथलम वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं। आते हैं सर, पैक वगैरह सब कुछ हो गया। चलिए, हमने युद्धों को देखने का काम किया। अब 17 इन्वेशंस कहाँ पे उसने इन्वेशन किए वो हम देखते हैं। आप ध्यान रखिएगा, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट उसका इन्वेशन है उसको हम देख लेंगे। जैसे फर्स्ट 1001 एडी में हिंदू शाही राज्यपाल के ऊपर किया। सेकंड 1001-1002 ने उसने अटैक किया हिंदू शाही राज्य पे, वहिंद पर अधिकार कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, वहिंद या उदयबांड को उसकी कैपिटल हुआ करती थी हिंदू शाही डायनेस्टी पे। 1004 में उच्च पर, ठीक है, 1005 में मुल्तान पे, फिर हिंद पंजाब पे, फिर पंजाब नगरकोट पे, नारायणपुर, मुल्तान। नौवां अटैक थानेश्वर पे किया, 10वां अटैक हिंदू शाही राज्य पे, 11वां अटैक कश्मीर पे, फिर मथुरा एंड कन्नौज पे, फिर बुंदेलखंड पे। ठीक है, ये वाला अटैक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कन्नौज का उस समय जो शासक था उनका नाम था राज्यपाल। ठीक है, कुछ बैटल्स काफी इंपॉर्टेंट रहे। मथुरा पे भी एक शासन कर रहा था एक, ठीक है, मथुरा पे उस समय राजा त्रिलोचन पाल शासन कर रहे थे। ठीक है, कई किताबों में मूलचंद भी एक नाम लिखा रहता है, लेकिन त्रिलोचन पाल ज्यादा सही नाम है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए फैक्ट के रूप में, कन्नौज में कौन शासन कर रहा था, तो राज्यपाल कर रहे थे। मथुरा में कौन शासन कर रहा था, तो त्रिलोचन पाल कर रहे थे। अगर ऑप्शन में त्रिलोचन पाल नहीं है तो मूलचंद भी सही होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 1021 में इसका जो 14वां अटैक था ग्वालियर या कालिंजर में, फिर आनिहालवाड़ा या गुजरात में, फिर जैसलमेर में, फिर सोमनाथ मंदिर को उसने कई बार लूटा। फिर लास्ट अटैक, हाँ, लास्ट अटैक इसने किया सिंध के ऊपर। कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, जैसे कन्नौज का कौन शासक था, राज्यपाल था। ठीक है, मथुरा का उस समय का कौन शासक था, त्रिलोचन पाल था या मूलचंद नाम था उसका। ठीक है, कई बार फैक्ट के रूप में क्वेश्चन टीटी पीटी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोमनाथ पर उसने अटैक किया 1035 एडी पर।
50,000 लोग को मारा कहा जाता है, ऐसा एक संख्या मिलती है, ठीक है। 5 के साथ इन्वेडर्स थे, 50,000 मिलियन दिनार इतने पाए, वो सब फैक्चुअल डाटा है, हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो किसी भी आप किताब से पढ़ सकते हैं। लास्ट इन्वेशन इसने सिंध के ऊपर किया। ये सिंध पे जो आक्रमण किया उसने, वो जाटों के खिलाफ किया था, ठीक है। जाट या फिर कारामातीज के खिलाफ लास्ट इन्वेशन किया 1027 एडी में। तो 3-4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो वाला जो मैंने बताया 1019 1020 में जो किया था इसने, जो किंग विद्याधर ने रिपल्स कर लिया था, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर कन्नौज वाला इन्वेशन इम्पॉर्टेंट है, मथुरा वाला इन्वेशन इम्पॉर्टेंट है। फिर लास्ट अटैक कहाँ पे किया? सिंध पे किया, जाट के खिलाफ। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूं। चलिए, अब हिस्ट्री में अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं बेसिकली उनके बारे में जानना पड़ेगा जिन्होंने उस समय के बारे में लिखा। तो पहला नाम जो इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि इसकी प्रसिद्धि की कोई बात ही नहीं, नाम था अबू रहमान अल बरूनी, ठीक है। फारस अरेबिक शब्द से बना हुआ नाम है अबू रहमान अल बरूनी, ठीक है। इसने किताब लिखी, इस किताब का नाम था किताबुल हिंद। ये जो इसने बुक लिखी उसको मिरर ऑफ 11th सेंचुरी कहा जाता है, मतलब 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है इस किताब को। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अबू रहमान अल बरूनी से पहले यूपीपीसीएस मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन भी बहुत पूछे आते थे, 2-3 लोगों से पूछा आता था। तो अल बरूनी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पहले पूछे आते थे। अब तो यूपीपीसीएस मेंस ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल हटा दिया गया, सारे ऑप्शनल हटा दिए गए, अब 2 पेपर्स में ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो जब हिस्ट्री ऑप्शनल होता था, जब मैं देता था, उस समय क्वेश्चन बहुत पूछा आता था। अल-बरूनी के बारे में नोट लिखिए, राइट डाउन अ नोट ऑन द अल-बरूनी। चलिए देखते हैं अल-बरूनी के बारे में। तो किताबुल हिंद रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज by Al-Biruni is an important source of the history of that time. It describes Indian geography, science, mathematics, history, astronomy, philosophy. This book is called the Mirror of 11th Century. जैसा कि मैंने आपको पॉइंट बताया है, इसको 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। दर्पण मतलब होता है मिरर। तो 11वीं शताब्दी का, अगर आपको 11वीं शताब्दी के बारे में जानना है, समझना है, तो आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। बिना इस किताब को पढ़े आप 11वीं शताब्दी को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। किताब का नाम है किताबुल हिंद। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीजें भी दी हैं अल-बरूनी के बारे में, जैसे Al-Biruni was the first Muslim to study the Purans. Mahmud had brought Al-Biruni in the Khwarizm expedition. 1017 में अल-बिरूनी को महमूद ऑफ गजनी अपने साथ भारत ले आया। बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ये गजनी में था, तो गजनी में सुल्तान की बुराई कर रहा था महमूद ऑफ गजनी की। तभी उसके सैनिकों ने देख लिया कि मार्केट में खड़ा है, खूब बुराई कर रहा है, उसको पकड़ लिया। मैं अल-बिरूनी को पकड़ लिया और महमूद ऑफ गजनी के पास पेश किया। तो जब महमूद ऑफ गजनी के पास पेश किया तो महमूद ऑफ गजनी ने कहा, यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मेरी इतनी बुराई कर रहे हो? तो उसने ये बताया कि साहब मुझे प्रसिद्धि पानी थी और आपके बारे में बुराई करके मैं प्रसिद्धि पाता, और प्रसिद्धि जब पाता तो आप मेरे बारे में सुनते और मुझे बुलाते, इसलिए बस मैंने ऐसा किया। ठीक है, सजा के तौर पे कहा जाता है, कई इतिहासकार कहते हैं कि एक जूट का बड़ा सा एक बॉल था। ठीक है, जूट का एक जार था, इस जूट के जार में बंद करके अबू रहमान अल-बिरूनी को बाहर लाया गया था, ऐसा कहा जाता है जस्ट। ठीक है, अब ये सही है या गलत है मुझे भी नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल-बिरूनी
Albiruni Siddhism was the Abu Rahman Muhammad. Kitab ul Hind was the translated into Hindi by Rajnikant Sharma. The English translation was done by Edward Sachau. ठीक है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है? इनका नाम है रजनीकांत शर्मा। ये भी आप याद कर सकते हैं, फैक्ट का क्वेश्चन कभी पूछा जाए। अबू रहमान अल-बिरूनी की किताबुल हिंद को किसने ट्रांसलेट किया है हिंदी भाषा में? रजनीकांत शर्मा ने। इंग्लिश में किसने किया है? एडवर्ड सचाउ ने किया। ये भी नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? अल-बिरूनी वॉज नॉट अ सेकुलर राइटर, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिविंग इंडिया ऑफ दैट टाइम। अल-बिरूनी लिव्ड इन इंडिया फॉर 10 years। 10 सालों तक वो भारत में रहने का काम करता है। ठीक है, 10 साल तक भारत में रहता है। इसको सेकुलर ऑथर नहीं कहा गया। देखो यार, उस समय के जो इतिहासकार थे वो बायसनेस से या पूर्वाग्रह से ग्रसित थे पूरी तरीके से। और हमें पूरे दिल्ली सल्तनत काल में भी जो इतिहासकार मिलेंगे ना, मिनाजुस सिराज, हसन निजामी, जियाउद्दीन बर्नी, यहिया बिन अहमद सिरहंदी, वो सभी पूरी तरीके से बायस हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। तो वो अपने जो एम्पायर है, जो मुस्लिम आइडियोलॉजी है, उसके ही लिए लिखते हैं। ठीक है, वो हिंदूज के बारे में या किसी और समाज के बारे में कुछ अच्छा नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट, ही वॉज नॉट अ सेकुलर राइटर। सेकुलर राइटर नहीं था। सेकुलर राइटर इसलिए नहीं था, कहा जाता है कि उसने सब कुछ लिखा अपनी किताब उल हिंद में, लेकिन सोमनाथ टेम्पल पे जब महमूद ऑफ गजनी ने आक्रमण किया था, उसके बारे में उसके बुक में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, गायब है। उसके बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं है सोमनाथ अटैक वाला। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ही वॉज नॉट अ सेकुलर ऑथर। अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी देयर वर 8 अनटचेबल्स इन इंडिया। ठीक है, 8 अनटचेबल भारत में थे। चटुवन व्यवस्था थी भारत में। वॉशरमैन, कॉबलर, पॉटर, मैजिशियन, सेलर, फिशरमैन। किसी भी समाज में या देखो 8 वर्ण होते हैं किसी भी समाज में, या वो हिंदू सोसाइटी हो, मुस्लिम सोसाइटी हो, क्रिश्चियन समाज हो। ठीक है, अगर आपने कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ी होगी तो भी 8 बताते हैं कि 8 वर्ण होते हैं, 8 अलग अलग प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन होते हैं किसी भी सोसाइटी में, समाज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पे बताया इसने। Al-Biruni discussed the various script present in India। इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब एक और इतिहासकार का नाम हम पढ़ते हैं, इसका नाम है फिरदौसी। फिरदौसी को होमर कहा जाता है ईस्ट का। ठीक है, होमर एक बहुत अच्छे राइटर थे यार। होमर अलेक्जेंडर द ग्रेट जब जाया करता था अपने एक्सपेडिशन पे, तो उनकी किताबें हमेशा लेकर जाता था। तो फिरदौसी को होमर कहा गया है ईस्ट का। होमर ऑफ ईस्ट कहा गया है। होमर कौन थे? जैसा कि आपको पता है, बहुत फेमस किताब लिखी है होमर ने, द इलियड नाम से बहुत फेमस किताब लिखी है। ग्रीक बहुत बड़े फिलोसफर थे द होमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महमूद promised Firdausi a gold seal for each verse composed but later refused. Firdausi committed suicide after being insulted. After being insulted in the court, Firdausi composed Shahnama in Persian. Firdausi is called the Homer of the East of Homer of Persian. East का मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे, पर्शियन में। अगर यूरोप की से हम देखेंगे तो यूरोप से हम ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं होमर ऑफ द ईस्ट कहते हैं। ठीक है, फिरदौसी किताब लिखी है शहनामा। शहनामा जो किताब है बेसिकली वो पर्शियन किंग्स के ऊपर लिखी गई किताब है। इसमें 2 लोग हैं, एक सोहराब और दूसरा है रुस्तम। तो 2 फेमस किंग्स हैं पर्शिया के, इनका नाम है सोहराब और रुस्तम। उनके बारे में लिखा गया है इस बुक में। आगे बढ़ेंगे। थर्ड जो राइटर जिसने ये कहा था, थर्ड राइटर जिसने ये कहा था कि महमूद ऑफ गजनी का भारत में आक्रमण करने का लक्ष्य जो था वो धर्म का प्रसार करना था।
ये कहा था उसके कोर्ट हिस्टोरियन जिसका नाम है उतबी। उतबी ने किताब लिखी जिस किताब का नाम है तारीख यामनी या किताबुल यामनी भी इस किताब को कहा जाता है, देख सकते हो आप, तारीख यामनी या फिर किताबुल यामनी। इट वॉज रिटन इन अरेबिक। उतबी और महमूद सेक्रेटरी था, सचिव था, किसका? महमूद ऑफ गजनी का। उतबी कौन था? सेक्रेटरी था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यामनी डायनेस्टी भी कहा जाता है, गजनवी डायनेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अलग अलग नामों से बताया था, तारीख यामनी, ठीक है। तो यामनी वहीं से यामनी शब्द आया है, यामनी डायनेस्टी से यामनी निकला है, ठीक है। तारीख यामनी या फिर किताबुल यामनी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किसने लिखी है? उतबी ने लिखी। ये तीन महत्वपूर्ण लोग, सबसे पहले अबू रहमान अल बरूनी, दूसरे नंबर पे हमें मिलते हैं फिरदौसी और तीसरे नंबर पे हमें मिलते हैं उतबी। तीन महत्वपूर्ण कोर्ट हिस्टोरियन या महमूद ऑफ गजनी को रिकॉर्ड करने वाले अपनी किताब में तीन में से इतिहासकार। और भी राइटर्स का नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। As a result of Ghaznavi attack, as a result of Ghazni attack, Lahore city became the center of the Persian culture. Persian culture का center बन गया। The permanent result of Mahmud attack was the Punjab came under the control of the Turks. जो पंजाब था अब वो पूरी तरीके से टर्क्स के कंट्रोल में आ गया। जैसा कि आप जान रहे हैं अरेबिक इन्वेशन 1712 के बाद सिंध का इलाका उनके पास आया था, लेकिन अब सिंध के अलावा इनके पास पंजाब का भी इलाका आ गया, ठीक है। तो अरेबिक्स के पास सिंध का इलाका आया था, मेजरली सिंध के पार्ट्स आए थे, और इनके पास पंजाब का पार्ट आ गया। एक और लास्ट पॉइंट है, द टर्क्स यूज हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ बो विच इज कॉल्ड नावक इन पर्शियन, ठीक है। नावक कहा जाता है, एक बो यूज करते हैं जिसको नावक कहा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन टीटी में पूछे आते हैं, नावक कौन लेकर आया था अपने साथ? टर्क्स लेकर आया था, अरेबिक लेकर आया थे, पर्शियन लेकर आया थे, लेकर कौन आया था? ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे अभी जानने की जरूरत नहीं है लेकिन जस्ट देख लेते हैं। मोहम्मद हबीब हैज कॉल्ड द विक्ट्री ऑफ द टर्क्स इन नॉर्थ इंडियन अर्बन रिवॉल्यूशन। देखो यार, 3 बार क्रांतियां हुई, 3 बार अर्बन रिवॉल्यूशन इतिहास के पन्नों में आया। पहला अर्बन रिवॉल्यूशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं, दूसरा देखते हैं 5वीं एडी में गंगा वैली सिविलाइजेशन, और तीसरा जो मोहम्मद हबीब अपनी किताब में लिखते हैं वो कहते हैं तीसरा रिवॉल्यूशन जब महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया तब आया। ये उनकी फिलॉसफी है। पूरा हम डिटेल में देखेंगे इसको बहुत बाद में, ये आपके टॉपिक का नहीं है, ये मास्टर्स के सिलेबस में मिलेगा आपको, कोई जरूरत नहीं है इसकी। हिस्ट्री ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। Last point but not the least, the last ruler of the Ghaznavid dynasty in Lahore was Khusro Malik, who was imprisoned and killed by Muhammad Ghori in 1192 AD. तो गजनी को रिप्लेस करके घुरीद आए, और घुरीद का जब शासन काल था तो जो लास्ट शासक था जिसका नाम था खुसरो मलिक, उसको 1192 में मोहम्मद घोरी ने हटा दिया लाहौर से, ठीक है। हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है आज महमूद ऑफ गजनी का, टर्किश इन्वेशन का। कुछ और बातें टारगेट गुलकुल के बारे में, अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया
तो हमने LU BA फर्स्ट सेमेस्टर का बैच टारगेट गुरुकुल ने लॉन्च किया है। इस बैच का नाम है सारथी बैच, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं इस बैच के, जैसे इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे, आपको इसमें क्लास नोट्स एंड PDF मिलेगा ऐप के थ्रू, आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देंगे, आपको इसमें शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, और इसमें मैं आपको ऐसा पर्सनल मेंटरशिप गाइड भी करूंगा आपकी हिस्ट्री की नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करने में। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जितना पता है आपको भी शायद उतना पता हो जाए। आप कंपटीशन में, जब कोई भी कंपटीशन में आप बैठे हो, हिस्ट्री का क्वेश्चन देखें तो आप मुझे ज़रूर याद करें कि नहीं मैंने ये जरूर पढ़ाया था, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये प्राइस है, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 349 रुपीज़ है। आप हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। अगर आप गुरुकुल 10 लिखेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और भी सब्जेक्ट हैं जो BA में चलते हैं LU के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। मैं आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आई वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।